गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेगवार पारस एजुवर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुल लागत और उसके अंदर स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को देखा था। साथ ही साथ औसत लागत क्या होती है, औसत कुल लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत, इनको भी समझ लिया था। अब लागत के वर्गीकरण में आज हमको सीमांत लागत पढ़ना है और जो हमारी बची कुची अन्य लागतें हैं वो भी हमको आज देखना है और आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं हम सीमांत लागत। सीमांत लागत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। सीमांत शब्द से तो वैसे ही आप अब इतने फेमिलियर हो गए हो कि आपने कई बार सुन लिया इस सीमांत शब्द को, है ना। देखिए, सीमांत लागत हम पढ़ें उससे पहले मैं आपको मीनिंग लिखने से भी पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझना। जैसे देखो, मान लो हमने उत्पादन किया है कितना इकाई, मान ले 25 इकाइयों का, कि हमारा जो उत्पादन है कितना है, 25 इकाइयों का है। वो 25 इकाइयों का उत्पादन करने पर, किसी भी चीज का उत्पादन हो सकता है ना, मुझे अब मेन चीजों पे नहीं जाना कि क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे, कोई भी वस्तु है उसकी 25 इकाइयां बनाई। तो 25 इकाइयां बनाई और उसमें हमारी कुल लागत बोल रहा हूं मैं, मतलब स्थिर परिवर्तनशील सब आ गई। कुल लागत कितने रुपए आई, मान लो 6,000 रुपए आई। मैंने 25 इकाइयों का उत्पादन किया और मेरी लागत कितने आई, कुल लागत की बोल रहा हूं, कुल लागत कितने रुपए आई, 6,000 रुपए आई। अब मैंने 25 इकाइयों की जगह मान लो अब की बार 26 इकाइयां बनाई और 26 इकाइयां बनाने पर मेरी जो कुल लागत आई, वो जाहिर सी बात है 25 इकाइयों में 6,000 आई है तो 26 इकाइयों में ज्यादा ही आएगी कुछ। तो मान लो मेरी जो कुल लागत आई वो आई 6,200 रुपए। कितनी आई, 6,200 रुपए। तो देखो भाई, अगर मैं 25 इकाइयों का उत्पादन कर रहा हूं तो मेरी जो लागत आ रही है वो आ रही है कुल लागत 6,000 रुपए। अगर मैं 26 इकाइयों का उत्पादन कर रहा हूं तो मेरी जो कुल लागत आ रही है वो कितनी आ रही है, 6,200 रुपए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 25 इकाई से 26 इकाई पर जाता हूं, यानी उत्पादन की एक इकाई में बढ़ाता हूं, उत्पादन की एक इकाई में बढ़ाता हूं, तो मेरी जो कुल लागत है वो कितनी बढ़ रही है, वो बढ़ रही है 200 रुपए से। पहले तो थी वो 6,000, फिर वो बढ़ के कितनी हो गई, 6,200 रुपए हो गई। यानी उत्पादन की एक इकाई अगर मैंने बढ़ाई तो मेरी लागत में अंतर आ गया, कितने रुपए का, कुल लागत में अंतर है ना, कितने रुपए का, 200 रुपए का। ये जो कुल लागत में अंतर है ना 200 रुपए का, यही है आपकी सीमांत लागत। समझे? तो अब इसको बोलेंगे कैसे, तो देखो इसी बात को लैंग्वेज में बोल दो। ये जो आपने एग्जांपल समझा इसी को हम लैंग्वेज में बोल देंगे। कैसे, देखो, उत्पादन की एक एक्स्ट्रा इकाई बनाने पर या कुल उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर हमारी जो कुल लागत है उस कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है या जितना परिवर्तन होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, सीमांत लागत। तो हम बोलेंगे उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में जितनी वृद्धि या परिवर्तन होता है उस वृद्धि या परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सीमांत लागत। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, एग्जांपल देके बता दिया, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आपने उत्पादन एक इकाई बढ़ाई, आपका कुल लागत कितनी बढ़ गई। जितनी भी वो कुल लागत बढ़ी, वो कुल लागत की बढ़ने वाली मात्रा जो अंतर है उसे ही हम क्या बोल देंगे, सीमांत लागत बोल देंगे। तो ये हमने मीनिंग देख लिया, ये आप उदाहरण में बताना। पर इसका एक ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आप देखो जरा यहाँ साइड। इस ग्राफ में एक्स अक्ष पे हम वही लेंगे वस्तु का उत्पादन, वाई अक्ष पे हम क्या लेंगे, सीमांत लागत। और इसका ग्राफ देखना, इसका ग्राफ मेरा कुछ यूं शेप में बन रहा है। कैसा, ये सही का साइन, या ऐसा अगर आपने साइन देखा हो तो एक स्पोर्ट्स एसेसरीज की कंपनी है नाइकी करके, NIKE, नाइकी। ये लो मैं उसका भी सिंबल बना देता, देखो यहाँ सिंबल है ना, ये नाइकी, देखा है कभी ये साइन, ये जो सिंबल है ये नाइकी कंपनी का है। ऐसा ही सिंबल आपका यहाँ पे बन रहा है काय में, सीमांत लागत में। तो सीमांत लागत में आप ध्यान रखें कि जो सीमांत लागत का ये जो ग्राफ है ये आपको आगे काम आएगा, इसलिए ये ग्राफ को आप अच्छे समझ लो। और मैंने तो आपको एग्जांपल भी दे दिया कि जो नाइकी कंपनी है उसका जो लोगो है वही लोगो आपका ये सीमांत लागत का साइन है, ठीक है। और मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये जो आप लागत चैप्टर पढ़ रहे हो और इसके बाद जो आप आगम चैप्टर पढ़ोगे, ये लागत और आगम दोनों चैप्टर आपको काम आने वाले हैं काय में, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा फर्म का संतुलन, उसमें, है ना। तो सीमांत लागत का हमने मीनिंग देख लिया, क्या कि उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होगा उसे ही हम बोलते हैं सीमांत लागत। उदाहरण में हमने देखा था जब हम 25 इकाइयां बना रहे थे तो 6,000 रुपए का हमारी कुल लागत थी,
जब हमने 26 इकाई बनाई तो 6,200 रुपए की कुल लागत हो गई, यानी उत्पादन की 1 इकाई बढ़ाई तो 200 रुपए की हमारी लागत बढ़ गई, ये कुल लागत बढ़ गई। ये जो बढ़ी हुई कुल लागत है उसी को हमने क्या बोल दिया, सीमांत लागत। फिर हमने उसका एक चित्र देखा जिसमें हमने एक्स अक्ष पर क्या रख दिया, एक्स अक्ष पे हमने रख दिया वस्तु की उत्पादन या इकाइयां, और वाई अक्ष पर क्या चीज रखेंगे, वाई अक्ष पर हम रखेंगे लागत या सीमांत लागत, और फिर हमने उसका ग्राफ बना लिया। तो ये आप ध्यान रखना, ये आगे आपका काम आएगा, इसमें टेबल वेबल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, समझे। तो ये तो हुई हमारी क्या, सीमांत लागत। अब हम लागत के हमारे लास्ट वर्गीकरण को देखने वाले हैं जिसका नाम है अन्य लागतें। अन्य लागतों के अंदर हमें केवल 2 प्रकार की लागत पढ़नी है, एक पढ़नी है वास्तविक लागत, दूसरी पढ़नी है अवसर लागत। दोनों बहुत सिंपल है, दोनों में मैं एक एग्जांपल दूंगा पहले, और उसके बाद उनकी वो लागत क्या होती है उसको मैं बोल के बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक लागत। वास्तविक लागत में पहले एग्जांपल समझो कि मान लो मैं गया किसी लोहार के पास, लोहार समझते हो ना, ये लोहे वोहे के काम करते हैं, तो मैं उस लोहार के पास गया और मैंने कहा साहब मुझे कुल्हाड़ी बना के दो, है ना। दोपहर में 12 बजे मैं लोहार के पास गया और मैंने उससे क्या कहा कि भाई एक कुल्हाड़ी बना के मुझे चाहिए, तो कुल्हाड़ी का मैंने उसको क्या दे दिया, ऑर्डर। अब मैंने पूछा भाई कितने में बनेगी, तो उसने कहा 500 रुपए में बनेगी। तो मैंने कहा कुल्हाड़ी 500 रुपए में, ये तो बहुत महंगी है, 500 रुपए ज्यादा है साहब, इतना नहीं, कम लो। तो वो लोहार क्या बोलेगा, वो बोलेगा साहब देखो आप 12 बजे आए हो, अभी मैं बनाऊंगा, मुझे बनाने में कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे, खाना नहीं खाऊंगा मैं, एक मैं खाने का त्याग कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें खूब मेहनत लगती है, ताकत लगती है, दिमाग लगता है, थोड़ा अगर आड़ी टेढ़ी हुई तो बिगड़ जाएगी, उसका जो सांचा है, जो उसकी डिजाइन है वो बिगड़ जाएगी, इसलिए मेहनत भी खूब लगती। फिर कई बार क्या होता है, हथौड़ी मार रहा है, लोहा है, चोट भी लग जाती है हमको, है ना। तो इतनी सारी चीजें होती भाई, उस हिसाब से 500 रुपए मैंने सही बोले साहब, इससे कम नहीं हो पाएगा। फिर मैंने भी सोचा कि सही बात है यार, इंसान बना रहा है, मेहनत लग रही है, कष्ट हो रहा है, त्याग कर रहा है, तो इस वजह से 500 रुपए देना तो उसको बनता है। तो ये जो मैं 500 रुपए उसके इन सब चीजों के लिए दे रहा हूं, इसी को बोला जाता है वास्तविक लागत। कि वास्तव में हो सकता है वो लोहा शायद 200 रुपए का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इतनी सारी चीजें जो उसने लगाई, त्याग किया, तकलीफें सही, उसकी कीमत भी उसकी बनती है, और वही कीमत और कितनी बन गई, 300। तो टोटल जो मैं उसको जितना भी खर्चा दे रहा हूं वो सब मिला के, लोहा भी और उसकी मेहनत, कष्ट, सब कुछ मिला के मैं उसे जो भी कीमत चुका रहा हूं वो 500 रुपए, उसे ही मैं क्या कहूंगा, वास्तविक लागत कहूंगा। तो अब वास्तविक लागत का मतलब क्या हुआ, सुनना। वास्तविक लागत का मतलब हुआ कि जब एक व्यक्ति या उत्पादक वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है या वस्तु या सेवा की पूर्ति करता है, तो वस्तु या सेवा का उत्पादन करने में या पूर्ति करने में उसे जितने भी परिश्रम करने पड़ते हैं, जितना भी त्याग करना पड़ता है, जितने भी कष्ट सहने पड़ते हैं, उन कष्टों के बदले में जो हम उसे पारिश्रमिक देते हैं, जो हम उसे कीमत अदा करते हैं, उस कीमत को, उस खर्चे को ही हम बोलते हैं वास्तविक लागत। और हमारे एग्जाम्पल में उसने क्या परिश्रम, त्याग और कष्ट सहे थे। परिश्रम क्या किया था उसने, क्योंकि मेहनत करना पड़ रहा था भाई, ठोक ठाक न पड़ेगा उसको, तो मेहनत लगेगी, ताकत लगेगी। बेचारा दिन में खाना नहीं खा रहा, खाना खाने का त्याग किया। और उसके बाद फिर 30 नंबर पे क्या, उसने कुछ कष्ट सहे, तकलीफें सही। तकलीफें, कष्ट क्या कि लोहा कई बार हाथ में लगा, चोटें भी लगी उसको, तो ये सब उसने कष्ट और तकलीफें सही। इन सब की ही पारिश्रमिक के बाद, इन सब का ही जो उसे पारिश्रमिक मिल रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक लागत बोलते हैं। तो वास्तविक लागत क्या है कि जब एक व्यक्ति वस्तु या सेवा का उत्पादन या पूर्ति करता है तो उसके बदले में उसे कुछ त्याग, कष्ट और परिश्रम करना पड़ता है, उनका ही पारिश्रमिक, उनकी ही कीमत अदायगी को हम बोलते हैं क्या, वास्तविक लागत। अब बात आती है हमारी लास्ट की, जिसका नाम है हमारी क्या, अवसर लागत। अब अवसर लागत को भी मैं एक एग्जांपल से बोल रहा हूं, पहले वो समझना, फिर मैं आगे आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। जैसे मान लो मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं, ये ऑनलाइन वीडियो में बना रहा हूं। अब ये वीडियो में बना रहा हूं तो मेरा टाइम जा रहा है, टाइम तो लग रहा ना भाई ये वीडियो बनाने में। पर याद करो उस दिन कितनी बातें सुना दी थी मैंने कि वीडियो बनाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, दुनिया की चीजें। आई याद, मारो मुझे मारो, वही सब है ना। हाँ, नहीं याद आई होगी तो चलो कोई बात नहीं, क्यों, उसके लिए फिर समझ आनी चाहिए। उतना तुम लोग सोशल मीडिया या सोशल जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर एक्टिव होगे तब वो चीजें समझ आएगी, नहीं तो जाने दो, छोड़ो। जो भी है, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने में मेरा टाइम जा रहा है, मेरा टाइम लग रहा है ना। बदले में क्या मिल रहा, कुछ नहीं। तो ये जो वीडियो में बना रहा हूं, अगर मैं इस टाइम को कहीं और लगाता तो क्या होता, मैंने कुछ और टाइम मेरा छोड़ा और ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो ये टाइम मान लो जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इस टाइम की जगह मैं कुछ बच्चों को घर पे पढ़ा लेता। मान लो कुछ बच्चे घर पे आके पढ़ रहे होते तो मैं उनसे फीस लेता,
कितनी फीस लेता है? एग्जाम्पल के लिए सबकी टोटल फीस मिला के मेरे को 5,000 मिलती, 5-10 जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सबकी फीस मैं कितनी ले रहा होता? 5,000 रुपए ले रहा होता, ये टाइम अगर मैं वहां दे रहा होता तो। लेकिन मैंने वो बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैंने कहा नहीं बेटा तुम 5 बच्चों को पढ़ा के मैं 5,000 रुपए फीस लूं, 10 बच्चों को पढ़ा के 5,000 फीस लूं, उससे बेहतर तो ये है मैं वीडियो बना दे रहा हूं, ये बाकी बच्चे भी देखेंगे, तुम लोग भी देखो, फीस भी मत दो। तो यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा जो टाइम, जो मैं 5-10 बच्चों को पढ़ा के 5,000 वसूल कर सकता था, वो टाइम का मैंने त्याग कर दिया और उसको कहां उपयोग कर रहा हूं? ये वीडियो क्लास बनाने में उपयोग कर रहा हूं। तो उधर का मैंने त्याग किया, किस लिए? ताकि मैं ये वाला विकल्प चुन सकूं। तो इस विकल्प को चुनने के लिए, वीडियो बनाने का विकल्प चुनने के लिए, कोचिंग घर बैठे पढ़ाने का जो विकल्प था उसका मैंने त्याग किया। तो उस त्याग की जो लागत होती है उसी को कहा जाता है अवसर लागत। भाई एक विकल्प ये है, दूसरा अवसर या अपॉर्चुनिटी क्या थी मेरी? उन बच्चों को पढ़ाना। तो उन बच्चों को पढ़ाने पर मुझे कितने रुपए मिल रहे थे? 5,000 रुपए मिल रहे थे, जिसका मैंने क्या कर दिया? छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया और उसकी जगह पे मैं आपका ये वीडियो बनाने लगा। तो एक विकल्प का उपयोग करने के लिए जब हम किसी अन्य विकल्प का त्याग करते हैं तो उस विकल्प की जो लागत होती है उसे ही कहा जाता है अवसर लागत। क्या कहा मैंने? एक विकल्प का प्रयोग करने के लिए हम किसी अन्य विकल्प का त्याग करते हैं, और जिस अन्य विकल्प का हम त्याग करते हैं उस अन्य विकल्प की त्याग की लागत को ही हम बोलते हैं क्या? हम उसे बोलते हैं अवसर लागत। उदाहरण भी मैंने बता दिया कि वहां से मुझे 5,000 रुपए मिल रहे थे, तो ये वीडियो बनाने की एक्चुअल में देखा जाए कीमत, तो मेरी जो कीमत है अवसर की वो कितनी है? 5,000 रुपए। मतलब एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 5,000 तो मिलने थे, तब तो मैंने वो छोड़ा, है ना। हालांकि ये बात है कि यहाँ 5 रुपए भी नहीं मिल रहा है, टाइम जा रहा वो तो अलग है, पर जो भी है मेरा मकसद तो आप लोगों का भला है। अगर जो आप मुझे जानते हो तो आप मुझे बहुत अच्छे से पता भी होगा आप लोगों को ये चीज, है ना, कि मेरा पहला मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं होता है, पहला मकसद हमेशा फायदा करना होता है। हाँ, पैसा कमाना भी जरूरी है भाई, पापी पेट का सवाल है। अगर भलाई करते रहेंगे तो खाएंगे क्या? भलाई करने से रोटी थोड़ी ना मिलती है, रोटी मिलती है पैसों से, वो पैसे कमाने पड़ते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं भलाई करता बहुत अच्छा इंसान हूँ, पढ़ाई कर मतलब पैसे ही नहीं लेता, नहीं, पैसे भी लेता हूँ, क्योंकि उसी से मैं चलूंगा, मेरा घर परिवार सब कुछ उसी से चलेगा, है ना, पेट तो मेरा उसी से बनाएगा। फिर भी मकसद मेरा मेन वो नहीं होता है, मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि इंसान का फायदा हो, बाकी पैसे तो हर चीज में कमाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या बात हुई? हमारी बात हुई कि अवसर लागत जो है उसका मतलब क्या होता है। तो अवसर लागत, एक अवसर का त्याग कर दो किसी दूसरे अवसर के लिए, तो जिस अवसर का आपने त्याग किया उसकी जो लागत आई उसे ही हम क्या बोलते हैं? अवसर लागत बोलते हैं। ये आपको मैंने उदाहरण में बताया। अब हम इसको मीनिंग में देख लेते हैं कि मीनिंग में देखो, जो उत्पत्ति के साधन होते हैं जैसे भूमि श्रम पूंजी संगठन, उनके क्या होते हैं? वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, मतलब वो एक उपयोग की जगह उनके दूसरे उपयोग भी हो सकते हैं। जैसे मैं ही हूं, मैं किस कैटेगरी में आऊंगा? मान लो एक श्रमिक की कैटेगरी में, कि मैं एक श्रमिक हूं, तो मैं एक श्रमिक जो पढ़ाने का काम कर सकता था वो ना करके मैं ये वीडियो बनाने का काम कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया? मेरा जो श्रम है उसको किसी दूसरे कार्य में लगाया, किसी एक कार्य को छोड़ के। तो जिस कार्य को छोड़ा उसकी जो लागत है वो मेरी क्या हुई? अवसर लागत हुई। अब इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? सुनना। हम बोलेंगे उत्पत्ति के साधनों द्वारा जब किसी एक विकल्प को पाने के लिए, एक विकल्प का उपयोग करने के लिए किसी अन्य विकल्प का त्याग किया जाता है, तो जो अन्य विकल्प के त्याग की जो लागत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? हम उसे अवसर लागत कहते हैं। और उदाहरण में फिर मैंने ये आपको बता दिया। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया यहाँ पे आज की क्लास में? सीमांत लागत जान लिया, फिर जो अन्य लागत वर्गीकरण था जिसमें वास्तविक लागत और साथ में अवसर लागत यहाँ देख ली, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यार चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ देखो यार वीडियो तो बहुत छोटा सा बना, मजा ही नहीं आएगा इतना सा वीडियो देखेंगे तो। पढ़ाई वाले बच्चे हो तुम लोग, पढ़ने में तो बहुत तेज हो, तो पढ़ाई ज्यादा करते हो, 12-15 मिनट का वीडियो बना तो पढ़ाई में मजा ही नहीं आएगा, है ना। तो वीडियो थोड़ा बढ़ना चाहिए। क्या करें तो वीडियो बढ़ाने के लिए? बोलो, गाना सुना दूं? हाँ सर, गाना सुना दो, गाना सुना दो चैप्टर खत्म होने की खुशी में। अच्छा, गाना सुना दो चैप्टर खत्म होने की खुशी में। नालायक ये नहीं बोल सकते कि सर चैप्टर पूरा खत्म हो गया, चैप्टर थोड़ा टेक्निकल था, एक काम करो ये चैप्टर पूरा रिवाइज करा दो। नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई से संबंधित है। गाना सुना दो, टाइम पास होगा। जैसे वीडियो देख के इतना टाइम पास हो गया, गाना सुनेंगे और टाइम पास हो जाएगा, घर वालों को लगेगा पढ़ाई करी हमने और हमको पता हमने क्या किया, है ना। सुनो, अब गाना वाना जाए तेल लेने,
रिवाइज कराऊंगा मैं पूरा चैप्टर अभी के अभी, है ना। बहुत स्पीड में कराऊंगा भाई, तो या तो पेज कॉपी सामने रखना और फुल स्पीड से पलटाना, या केवल आप पहले पूरा पढ़ लो फिर मुझे सुनो। गाना नहीं, चैप्टर का रिवीजन है ना। गाना देखेंगे चलो, अच्छा मन हुआ तो एंड में सुना देंगे, वो बात की बात है, पर अभी पहले क्या, पहले हमको देखना है चैप्टर का रिवीजन। तो चैप्टर का रिवीजन हम शुरू कर रहे हैं फटाफट से, स्पीड में, है ना। बुलेट ट्रेन चलेगी भाई, 100% कॉन्सेंट्रेशन। देखो, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा था कि चैप्टर के 3 पार्ट है। एक है लागत, दूसरा लागत फलन, तीसरा लागत का वर्गीकरण। लागत पे आ जाते हैं, तो लागत का मतलब हमने जाना था कि फर्म जब कोई चीज का उत्पादन करती है, किसी वस्तु का उत्पादन करती है, तो उत्पादन करने के लिए उसको जितने भी खर्चे या व्यय वहन करने पड़ते हैं, सहना पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्पादन की लागत। हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें उत्पत्ति के जितने भी साधन है उनका पारिश्रमिक शामिल होता है। उदाहरण में हमने जाना था जैसे कच्चे माल की लागत, भूमि का किराया या लगान, श्रमिक की मजदूरी, पूंजी पर ब्याज, साहसी को लाभ, ये सब क्या थे, हमारे उत्पादन की लागत के उदाहरण थे। फिर हमने जाना था उत्पादन फलन क्या होता है। तो उत्पादन फलन में हमने जाना था कि फिर हमने जाना था लागत फलन क्या होता है। तो लागत फलन में हमने देखा कि लागत और उत्पादन की मात्रा, इन दोनों के बीच का जो तकनीकी संबंध है उसको लागत फलन कहा जाता है। इसका फॉर्मूला हमने बनाया था C = फंक्शन का साइन ब्रैकेट में Q, जहां पर C मतलब था लागत, F मतलब था तकनीकी संबंध फलन, और Q मतलब था उत्पादन की मात्रा। कुछ लोग P भी रखते थे, मतलब बात वही है, प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा। फिर हम आ गए थे वर्गीकरण पे, कि लागत के वर्गीकरण में हमने वर्गीकरण को बांटा था कितने पार्ट में। पहला हमने देखा था मौद्रिक लागत, उसके बाद हमने कुल लागत, फिर औसत लागत, फिर सीमांत लागत और फिर अन्य लागत। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मौद्रिक लागत की। मौद्रिक लागत का मतलब क्या था कि ये जितनी भी उत्पादन की लागत है या जो उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक है उसका मुद्रा के रूप में भुगतान करना, क्या बनता है आपका, मौद्रिक लागत कहलाता है। मौद्रिक लागत के मेनली 2 प्रकार होते थे। एक होता था स्पष्ट लागत, दूसरा होता था अस्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत मतलब जब आप उत्पत्ति के साधन बाहर से कहीं से अरेंज करो तो उनकी जो लागत आती है उसे बोला जाता है क्या, स्पष्ट लागत, ये वास्तव में चुकानी पड़ती है। और दूसरी, इसका मतलब वास्तविक होती है। और दूसरी होती है हमारी क्या, अस्पष्ट लागत है। अस्पष्ट लागत मतलब उत्पादन के साधन की जुगाड़ जब आप घर से कर लो, यानी आंतरिक उत्पादन के साधन उपयोग कर लो, तो इनकी जो लागत होती है उसे हम कहते हैं अस्पष्ट लागत है। एक्चुअल में इनको चुकाना भी नहीं पड़ता क्योंकि ये काल्पनिक होती है, घर की चीजें तो फिर क्या है ना। स्पष्ट लागतों की बात करें तो इनका लेखा होता है, इसलिए इनका एक और नाम लेखांकन लागतें होता है। अस्पष्ट लागतों का पुस्तकों में लेखा नहीं होता, इसलिए इनका एक और नाम गैर लेखांकन लागतें भी होता है। फिर हम आ गए थे कुल लागत पे। कुल लागत का मतलब हमने जाना था कि कुल लागत क्या होती है कि उत्पादन में जितनी भी स्थिर लागतें हुई, जितनी भी परिवर्तनशील लागतें हुई, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगी, हमारी कुल लागत बन जाएगी। फिर बात आई थी स्थिर और परिवर्तनशील लागत क्या होती है। तो स्थिर लागत ऐसी लागत है जो उत्पादन के स्तर के अनुसार प्रभावित नहीं होती, उत्पादन बढ़े घटे शून्य हो जाए, ये लागत एक समान होती है, इसे बोला जाता है क्या, स्थिर लागत। वो परिवर्तनशील लागत मतलब ऐसी लागत जो उत्पादन के स्तर के अनुसार बढ़ती घटती, उत्पादन के स्तर के अनुसार बदलती है, यानी उत्पादन ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा होती है, उत्पादन कम करोगे ये कम होती है, उत्पादन नहीं करोगे तो इस तरह की लागतें होती भी नहीं है। स्थिर लागतों में हमने उदाहरण देखा था जैसे किराया या मूल्यह्रास, या फिर संपत्ति की, हमने कोई मशीन खरीदी उसकी लागत, है ना, ये सब हमारी क्या थी, ये हमारी थी स्थिर लागत। परिवर्तनशील लागत में हमने बेस्ट उदाहरण देखा था कच्चे माल की लागत, या फिर हमने देखा था इसमें क्या, मजदूरी। स्थिर लागतों का संबंध उत्पादन के स्थिर लागतों से होता है। अस्थिर लागतों, परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है ना। अन्य नाम भी जाने थे, स्थिर लागत का एक और नाम क्या था, पूरक या संपूरक लागतें। परिवर्तनशील साधनों का एक और नाम क्या था, उनका एक और नाम था परिवर्ती लागतें। या हमने कुल लागत देखी थी। फिर औसत लागत हमने जाना, तो औसत लागत का मतलब क्या था कि कुल लागत में कुल उत्पादन का भाग दे दो तो ये आपकी औसत लागत आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं औसत कुल लागत। औसत कुल लागत के भी 2 भाग थे, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। औसत स्थिर लागत क्या थी कि जब स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दे दोगे तो जो लागत आएगी वो औसत स्थिर लागत होगी। औसत परिवर्तनशील लागत क्या थी कि जो परिवर्तनशील लागत है उसमें उत्पादन की मात्रा का भाग दे दोगे तो औसत परिवर्तनशील लागत आ जाएगी। ये हमने औसत लागत जान लिया था। उसके बाद हम आए थे काय पे, सीमांत लागत पे। सीमांत लागत का मतलब हमने जाना कि जब उत्पादन की 1 इकाई बढ़ा दो तो उत्पादन की 1 इकाई बढ़ाने पर
कुल लागत में जितना भी परिवर्तन आ जाए, जितनी भी बढ़ जाए, उसे हम बोलते हैं क्या? सीमांत लागत। उसमें हमने एग्जाम्पल भी आज ही देखा है ना, तो मैं एग्जाम्पल रिपीट नहीं करूंगा। और लास्ट में हमने क्या जाना? अन्य लागतें। अन्य लागतों के वर्गीकरण में दो, एक वास्तविक लागत और दूसरा अवसर लागत। वास्तविक लागत की बात करें कि उत्पादक या फिर जो सेवा करता है, उसने सेवा या उत्पादन जो भी किया, उसके बदले उसने जो भी कष्ट सहा, जो भी उसने त्याग किया, जो भी उसने परिश्रम किया, उसके बदले में उसे जो पारिश्रमिक दिया गया, उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा वास्तविक लागत। इसमें लोहार वाला एग्जांपल जस्ट अभी लिया था। लास्ट में हमने सबसे देखा क्या? वास्तविक लागत, अवसर लागत। अवसर लागत में हमने जाना कि अगर एक व्यक्ति या एक उत्पत्ति का जो साधन है वो किसी एक विकल्प का त्याग करता है दूसरे विकल्प को पाने के लिए, तो जिस विकल्प का उसने त्याग किया उस विकल्प की लागत ही क्या कहलाती है? उसकी अवसर लागत कहलाती है। इसमें उदाहरण मैंने अभी आपको कोचिंग वाला दिया था। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये लागत के सिद्धांत चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है आगम के सिद्धांत। तब तक के लिए नहीं सर जो ये गलत है, आपने क्या कहा था? रिवीजन कर लो फिर गाना सुनाऊंगा। और अभी आप बोल रहे तब तक के लिए बाय बाय करने वाले थे, अभी आप, अभी हम नहीं रोकते तो आप वीडियो बंद करके चले जाते। गाना सुनाना पड़ेगा सर, आपने बोला था, आपने प्रॉमिस किया था। अच्छा, पहली बात तो बेटा तुम लोग ये जो उबली हुई चीजों में बघार लगा के बोलते हो ना, ये चीज बहुत गलत है। अभी तुम बोल रहे हो कि मैंने प्रॉमिस किया। मैंने कब प्रॉमिस कर दिया भाई? देख लो वीडियो रिवर्स करके देख लो, मैंने कहीं पे भी ये बोला है क्या कि मैं गाना सुनाऊंगा ही, या मैंने ये बोला कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं गाना सुनाऊंगा? ना तो मैंने ये बोला गाना सुनाऊंगा, मेरे ये जो रिवीजन है उसके बाद गाना सुनाऊंगा, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। ना मैंने आपको प्रॉमिस तो दूर की बात है, वो तो मैं बहुत कम करता हूँ। फिर सर मैंने क्या बोला था वो भी सुन लो। मैंने ये बोला था कि देखते हैं, ये रिवीजन के बाद देखते हैं। देख लिया, नहीं करना उसमें क्या है ना? नहीं सर प्लीज सुना दो, एक बार बस सर। चलो अच्छा, गाना सुना देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। अब मेरे को गाना सोचना पड़ेगा पहली बात तो कौन सा सुनाऊं। और गाने के लिए भाई देखो मैं तो प्रोफेशनल सिंगर हूँ, तो मुझे माइक वगैरह लगेगा। अब माइक एक काम करता हूँ, यहाँ मुझे ये पेन मिल गया, ये पेन ले लेता हूँ मैं, है ना? ये लो पेन आ गया मेरे पास। गाना सोचने तो कौन सा गाना सुनाना है मुझे। आवाज भी साफ कर लूं। चलो सुना रहा हूं। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले ठीक है भाई, गाना भी सुना दिया हमने क्योंकि तुम लोगों ने रिवीजन करके मेरा दिल खुश करा। अब मैंने गाना सुना दिया, अब तुम्हारा दिल खुश हुआ हो, कान बज गए हो, दिमाग खराब हुआ हो, वो आप जानो, है ना? ठीक, तो भैया नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आगम के सिद्धांत। इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, लागत भी और आगम भी, है ना? क्योंकि तीसरा चैप्टर हमारा जो आएगा आगे वो उसी पर डिपेंड होगा, इसलिए कल की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आगम के सिद्धांत। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।